बड़ा सवाल जहन में आता है इस सबको सुनकर कि क्या हर वाहन में E20 पेट्रोल को डाला जा सकता है? क्या भारत ऐसा इकलौता देश है जहां पर E20 का प्रयोग हो रहा है? दोपहिया वाहनों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन 30 से 50% कम हो सकता है। जो भाई लोग अल्कोहल सोचकर किसी और दिशा में जा रहे हैं वो जान ले कि ये पीने वाला अल्कोहल कतई नहीं है। E85 भी होता है, E100 भी होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। E85 भी होता है, E100 भी होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो भाई लोग अल्कोहल सोचकर किसी और दिशा में जा रहे हैं वो जान ले कि ये पीने वाला अल्कोहल कतई नहीं है। नमस्कार, बात को समझो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जयदीप कर्णिक। इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है E20 पेट्रोल यानी इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल की, और चर्चा लगातार ये हो रही है कि क्या E20 पेट्रोल हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या E20 पेट्रोल से सचमुच गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं या एवरेज कम हो रहा है? क्या हम E20 पेट्रोल के लिए तैयार नहीं थे और हमने इसको लागू कर दिया? क्या हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सरकार को अचानक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की ज़रूरत पड़ गई? क्या इसके पीछे किसी तरह की साजिश है? क्या सचमुच इसको लेकर हमें भ्रम में रखा जा रहा है? क्या E20 पेट्रोल दुनिया में कहीं और भी उपयोग में आता है? E20 पेट्रोल उपयोग में करना ही था तो हमने तैयारी क्यों नहीं की? ऐसे बहुत सारे सवाल जहन में हैं, फिज़ाओं में हैं, ख़बरों में हैं, सोशल मीडिया पर है, पेट्रोल पंपों पर है, कार गैरेजों पर है, मैकेनिकों के दिमाग में है, गाड़ी मालिकों के पास है और ऑटो एक्सपर्ट्स के पास भी है। बात को समझो में हमारी हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी मुद्दे को आसान लफ्ज़ों में कम समय में समझने की कोशिश करें। तो इस कोशिश की शुरुआत करते हैं ये जानने से कि आखिर E20 पेट्रोल होता क्या है। दरअसल E20 पेट्रोल क्या होता है ये समझने से पहले आपको थोड़ा अपने देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत के बारे में जानना पड़ेगा। भारत दरअसल अपनी पेट्रोलियम ज़रूरतों के लिए करीब 88% जो है वो आयात करता है। जी हाँ, इसका मतलब ये सारे जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं इनकी हमारे देश में उत्पादन क्षमता बहुत कम है, तो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दूसरे देशों पर भारत की बहुत ज़्यादा निर्भरता है। और इसी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की पहल की है। यानी आसान भाषा में कहें तो E20 पेट्रोल एक ऐसा पेट्रोल होता है जिसमें इथेनॉल मिला होता है। पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिला होगा वो इस बात पर निर्भर होता है कि वो किस तरह का पेट्रोल है। यानी अगर पेट्रोल में E10 लिखा है तो उसका मतलब है कि उसमें 90% पेट्रोल की मात्रा है और 10% इथेनॉल की मात्रा है। वहीं अगर E20 है जो जिसकी चर्चा हमारे यहाँ हमारे देश में सबसे ज़्यादा हो रही है, तो E20 पेट्रोल में दरअसल 20% इथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल होता है। ऐसे ही अगर E85 है तो उसमें 85% इथेनॉल है और केवल 15% पेट्रोल है। हाँ, E85 भी होता है, E100 भी होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी बात हम E20 पेट्रोल की कर रहे हैं। ये एक ऐसा ईंधन है जिसमें सामान्य पेट्रोल का प्रतिशत 80% है और इथेनॉल का प्रतिशत 20 है, इसीलिए इसको E20 पेट्रोल कहा जा रहा है। तो यह है E20 पेट्रोल के पीछे की कहानी। अब ये समझ लेते हैं कि ये जो E20 में E जुड़ा है यानी इथेनॉल है, ये इथेनॉल दरअसल क्या है, ये बनता कैसे है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे, मक्का, टूटे हुए चावल और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। जो भाई लोग अल्कोहल सोचकर किसी और दिशा में जा रहे हैं वो जान ले कि ये पीने वाला अल्कोहल कतई नहीं है, तो उस दिशा में किसी भी तरीके से ना जाएं। अल्कोहल ज़रूर है एक प्रकार का, अल्कोहल कई तरह का होता है। एक अल्कोहल जो जहन में आता है सुनते से ही वो ये नहीं है। तो भारत में अधिकांश इथेनॉल गन्ने और अनाज से तैयार किया जाता है। देश के जो अभी पेट्रोल दिया जा रहा है पंपों पर, E20 की ज़रूरत पूरी करने के लिए जितने भी पेट्रोल की हमें ज़रूरत है खपत के मुताबिक करीब 11 अरब लीटर इथेनॉल की हमें ज़रूरत है इस वक्त देश में। अगर जितना पेट्रोल कंज्यूम होता है उसके हिसाब से सोचे तो इस ज़रूरत के मुकाबले भारत में करीब 20 अरब लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है। यानी जितनी E20 की ज़रूरत हमें है, E20 पेट्रोल बनाने के लिए जितने इथेनॉल की हमें ज़रूरत है उससे करीब दुगना इथेनॉल हम उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गन्ना और जिससे बनता है वो चावल वो हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब ये भी जान लें कि अच्छे वाले पेट्रोल से गाड़ियाँ चल रही थी तो E20 ही क्यों मिलाया गया। शुरुआत में हम कह रहे थे कि 88% जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका हमें आयात करना पड़ता है, इससे हमें विदेशी मुद्रा का भारी मात्रा में खर्च करनी पड़ती है। उसकी बचत के लिए, उसको किफ़ायती बनाने के लिए E20 का प्रयोग करने का विचार आया है। दरअसल कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता जो है उसको कम करने का विचार लेकर ही E20 पेट्रोल को इतना प्रचारित किया गया और उसको प्रयोग में लाया गया।
इसके जरिए पेट्रोल की खपत घटाना सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसके साथ ही इससे प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है, ऐसा माना गया है। वहीं इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी, यानी किसानों की आय में भी इजाफा होगा। तो एक तरफ हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर जो भार आता है वो कम होगा, किफ़ायती होगा, प्रदूषण कम होगा और कृषि उत्पादों की खपत जो है वो बढ़ेगी। अब ये जानना ज़रूरी है, जो बड़ा सवाल जहन में आता है इस सबको सुनकर, कि क्या हर वाहन में E20 पेट्रोल को डाला जा सकता है? नहीं, हर वाहन में E20 को नहीं डाला जा सकता। वही वाहन जो E20 रेडी हैं, यानी E20 कॉम्पेटिबल हैं, उन्हीं में बिना किसी समस्या के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो E20 के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए ऐसे वाहनों में अगर इसमें लंबे समय तक E20 पेट्रोल का उपयोग होगा तो उसका फ्यूल सिस्टम और इंजन के कुछ हिस्सों पर असर पड़ सकता है। भारत में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का इतिहास क्या है, ये जानना भी ज़रूरी। ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी को हुरक चढ़ी, किसी को सनक चढ़ी और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाने लगा। दरअसल भारत में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का इतिहास बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत 2000 के दशक से ही हो गई थी। हालांकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को अधिक तेजी से बढ़ाया गया, इसके प्रयोग को ज़्यादा तरजीह दी गई। 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने का अभियान अपने निम्नतम स्तर पर था, मतलब उस वक्त बहुत ज़्यादा इसको नहीं मिलाया जाता था। पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग केवल 1.5% तक सीमित थी। हालांकि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को 10% तक बढ़ा दिया था, मतलब E10 तब अस्तित्व में आना शुरू हुआ था। 2023 में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E20 ईंधन को लॉन्च किया और इसे शुरुआत में 11 राज्यों के 84 पेट्रोल पंपों पर रोल आउट किया गया। मतलब प्रयोग के तौर पर इसको कुछ ही राज्यों के कुछ पंपों पर, चुनिंदा पंपों पर ही लॉन्च किया गया। ऐसा नहीं किया गया पूरे देश में एक साथ लॉन्च कर दिया गया। लेकिन सरकार ने अप्रैल 2023 से बेचे जाने वाले सभी नए वाहनों के लिए E20 को कॉम्पेटिबल बनाना, मटेरियल कंप्लायंट होना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद अप्रैल 2025 से पूरी तरह से E20 पेट्रोल की अनुरूप वाहनों की बिक्री शुरू हो गई। यानी अप्रैल 2025 से पहले के जो वाहन हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हो सकते हैं जो E20 के अनुरूप नहीं है, E20 कॉम्पेटिबल नहीं है। अगस्त 2025 तक भारत ने 19.93% औसत इथेनॉल ब्लेंडिंग का आंकड़ा छू लिया था, जो कि लक्ष्य 20% जो मिक्सिंग करनी थी उससे लगभग 6 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया। यहीं से सारा बवाल शुरू हो गया। अब इस बवाल को भी समझने की कोशिश करते हैं, बात को समझते हैं। ये समझना भी ज़रूरी है कि ये जो ब्लेंडिंग हो गई और पेट्रोल में E20 मिल गया, लेकिन जो पहले के वाहन हैं अगर उनमें ये E20 का उपयोग होगा तो निश्चित तौर पर वाहनों पर असर पड़ेगा। ये हम शुरुआत से कह रहे हैं। अब इस सब के बाद ये सवाल आता है कि ये भारत में ही ऐसा प्रयोग क्यों हो रहा है, भारत में ऐसी सनक चढ़ गई। क्या भारत ऐसा इकलौता देश है जहाँ पर E20 का प्रयोग हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में लंबे समय से पेट्रोल में इथेनॉल का उपयोग हो रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि हर देश में इथेनॉल के मिश्रण का प्रतिशत अलग अलग है और उन देशों ने इसकी व्यवस्थित तैयारी करके ही इसको लॉन्च किया है। इस मिश्रण के मामले में ब्राज़ील सबसे आगे, यहाँ 27% यानी E27 के आसपास इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है और वही सबसे ज़्यादा चलन में है। यहाँ तक कि कई वाहन वहाँ पर 100% इथेनॉल वाले यानी E100 पर भी चलते हैं और उसके लिए अलग से व्यवस्था, अलग से पंपों पर उसकी व्यवस्था होती है और वहीं से E100 मिल सकता है। इसके साथ ही वहाँ पर बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल का भी विकल्प मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी गाड़ी चला रहा है जिसमें इथेनॉल कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है तो उसकी दिक्कत हो जाएगी। 100% पेट्रोल का विकल्प भी वहाँ उपलब्ध है। वहीं अमेरिका में अधिकांश पेट्रोल E10 और कई जगहों पर E15 भी उपलब्ध है। इसके अलावा फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 भी यहाँ मिलता है। मतलब E85 मतलब इथेनॉल 85% और केवल 15% पेट्रोल। इसी तरह कनाडा, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोपीय संघ के कई देशों में अलग अलग मात्रा में इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। ब्राज़ील इसका सबसे बड़ा प्रणेता माना जाता है। उसने 1970 के दशक में तेल संकट के बाद से ही इथेनॉल कार्यक्रम शुरू कर दिया था और उसको समझ में आ गया था कि तेल पर निर्भरता को घटाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ये भी बड़ी बात है कि वहाँ गन्ने का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। वहाँ की अधिकांश नई कारें फ्लेक्स फ्यूल वाली होती हैं जो पेट्रोल और इथेनॉल के किसी भी अनुपात पर चल सकती है। मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की E20 ही डलाओ या E18 ही डलाओ या E80, ऐसा नहीं है। वो फ्लेक्सिबल होती हैं, आप उसमें किसी भी मिक्स वाला पेट्रोल डला सकते हैं। अब समझना ये ज़रूरी है कि गाड़ी ख़राब होने, माइलेज घटने जैसे जो दावे किए जा रहे हैं उनकी क्या सच्चाई है। दरअसल भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020-25 नाम की नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि E20 ईंधन के उपयोग से देश को हर वर्ष करीब
30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। मतलब ये पैसा बचाने और प्रदूषण को कम करने की भी अपनी कीमत है और महत्वपूर्ण बात यही है। इसी पर बवाल हो रहा है एवरेज कम होने को लेकर। तो इस रिपोर्ट ने खुद ही यह स्वीकार किया है कि 3 से 5% तक एवरेज में कमी आ सकती है। ARAI की तकनीकी रिपोर्टों के अनुसार जिन वाहनों को 10% से अधिक इथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, उनमें रबर पाइप, गैस्केट, सील और फ्यूल सिस्टम के अन्य हिस्सों के समय से पहले खराब होने की आशंका रहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इथेनॉल नमी को आकर्षित करता है, जिससे पुराने इंजनों में जंग और फ्यूल सिस्टम से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ये बात तकनीकी विशेषज्ञों ने भी खुद ही मानी है। वहीं मारुति, टोयोटा और हीरो जैसी कंपनियों के पुराने ओनर मैनुअल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि E10 से अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है और कुछ परिस्थितियों में वारंटी पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी ओर कंपनियां सार्वजनिक रूप से E20 ईंधन को सुरक्षित बता रही हैं। इसी विरोधाभास को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों से जवाब भी मांगा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रभावित हो सकती है, वारंटी पर असर पड़ सकता है, और सार्वजनिक रूप से आप कह रहे हैं कि मैनुअल में ये लिखा है, और ओपनली आप ये कह रहे हैं कि E20 से कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या ऐसा आप किसी दबाव में कह रहे हैं? ऐसा केजरीवाल जी ने प्रश्न किया है। वहीं ये भी जानना जरूरी है कि E20 पर ये जो सारा विवाद चल रहा है पेट्रोल को लेकर, उसके बीच एक फैसला आया है कि E20 पेट्रोल को लेकर जो छत्तीसगढ़ के रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके डीलर को एक ग्राहक की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार को बदलकर उसी मॉडल का नया E20 कंपैटिबल वाहन देने का आदेश जारी किया है। दरअसल रायपुर के 41 वर्षीय किडनी रोग विशेषज्ञ यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेमराज देवता ने 3 जून 2024 को मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस कार को खरीदा था। कार खरीदने के समय उन्हें यह बिल्कुल नहीं बताया गया कि यह गाड़ी व्यापक रूप से उपलब्ध E20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन वाली उनकी जो कार के अनुकूल है वो नहीं है, मतलब E20 कॉम्पेटिबल नहीं है। ये उनको गाड़ी खरीदते समय बताया नहीं गया। बाद में पता चला कि जो गाड़ी उन्हें नई बताकर जून 2024 में बेची गई थी वह वास्तव में जनवरी 2023 में निर्मित थी, यानी बिक्री से लगभग 17 महीने पहले की वो गाड़ी थी। 17 महीने बाद उनको भ्रम में रखकर ये गाड़ी बेच दी गई। पुराना मॉडल था और जैसा कि हम बता ही रहे हैं कि बाद में E20 कॉम्पेटिबल कारों को बनाना अनिवार्य कर दिया गया था अप्रैल 2025 के बाद से। कार करीब 21,913 किलोमीटर तक बिना किसी परेशानी के चली, लेकिन नवंबर 2024 में इसके डैशबोर्ड पर अचानक इंजन की खराबी का सिग्नल आ गया। इसके बाद बार बार डीलर के वर्कशॉप जाने, फ्यूल टैंक साफ कराने और स्पेयर पार्ट्स बदलने के बाद भी कार लगातार खराब होती रही। थक हार कर ग्राहक ने कंपनी और रायपुर के नेक्सा मैग्नेटो स्काई ऑटोमोबाइल के डीलर के खिलाफ, स्काई ऑटोमोबाइल नाम से उनकी डीलरशिप थी, उन आयोग का दरवाजा खटखटा लिया। इस बीच मार्च 2025 से ग्राहक को एक वैकल्पिक कार दी गई थी, जबकि उनकी अपनी गाड़ी डीलरशिप पर ही खड़ी रही। मतलब उनको एक सब्स्टिट्यूट कार दे दी कि भाई जब तक मामला उपभोक्ता फोरम में चल रहा है तब तक ये कार चला लो, क्योंकि उनकी गाड़ी तो डीलरशिप के वहीं पर खड़ी थी। उनके वकीलों ने दलील दी कि गाड़ी के इंजन में आई खराबी किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यानी निर्माण संबंधी कमी के कारण नहीं थी, बल्कि इसमें मिलावटी या प्रदूषित ईंधन के इस्तेमाल से ये खराब हुई। कंपनी ने अपनी बात साबित करने के लिए लैब टेस्ट की रिपोर्ट भी दाखिल की, जिसमें कार से निकाले गए ईंधन की गुणवत्ता को खराब बताया गया था। उनका कहना था कि ईंधन की गुणवत्ता एक बाहरी कारक है और यह गाड़ी की वारंटी शर्तों के तहत कवर नहीं होता है। आयोग ने कंपनी के दावों को खारिज करते हुए आंशिक रूप से शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने स्पष्ट किया कि जनवरी 2023 में निर्मित यह गाड़ी E20 ईंधन के अनुकूल नहीं थी। इसके बावजूद कंपनी और डीलर ने ग्राहक को यह महत्वपूर्ण जानकारी छुपाकर 17 महीने बाद गाड़ी बेच दी। ऐसे में बार बार ईंधन टैंक साफ करने से इस तकनीकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें बेसिक फॉल्ट यही था कि वो E20 कॉम्पेटिबल नहीं थी। उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुजुकी और डीलरशिप को आदेश जारी होने के 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उसी मॉडल की नई E20 कंपेटिबल ग्रैंड विटारा कार देने का आदेश दे दिया। यदि 45 दिनों में कार नहीं बदली जाती है तो विरोधी पक्षों को कुल 20,50,494 रुपये का पूरा भुगतान करना होगा। मतलब ये जो पहला फैसला आया है रायपुर से, छत्तीसगढ़ के रायपुर से, उपभोक्ता फोरम का, वो अब नज़ीर बन जाएगा पूरे देश में कि अगर E20 कॉम्पेटिबल गाड़ी नहीं थी और E20 कॉम्पेटिबल बताकर या बिना बताए भ्रम में रखकर बेच दिया गया है, तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।
या तो आपको नई गाड़ी मिलेगी या आपके पैसे का पूरा भुगतान मिलेगा। दरअसल दिक्कत यहीं पर है कि हम अचानक से कोई रोल आउट कर देते हैं, चाहे हमने प्रयोग के तौर पर कुछ राज्यों में, लेकिन अगर गाड़ियाँ ही कॉम्पेटिबल नहीं है तो जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राहकों को जागरूक किया जाना ज़रूरी है कि अगर गाड़ी E20 कॉम्पेटिबल नहीं है तो फिर आप उसमें E20 वाला पेट्रोल गलती से भी ना डलवाएं, वरना आने वाले समय में, लंबे समय में ईंधन की वजह से गाड़ी के इंजन में खराबी आ सकती है। जब रिपोर्ट खुद कहती है कि 3 से 5% का माइलेज में, एवरेज में कमी आ सकती है, तो इसका मतलब इथेनॉल की वजह से एवरेज में कमी आना ये पहले से ही भांप लिया गया था। सवाल सिर्फ ये उठता है कि अगर हम 30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत करते हैं और उसके एवज में हमें माइलेज जो कम मिल रहा है उसकी वजह से एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, उन दोनों के बीच का रेशियो जो है वो निकाल कर देखना पड़ेगा कि असल में हमारी कुल बचत कितनी हुई है, डेल्टा जिसको कहा जाता है, परिवर्तन कितने का हुआ, कितने की असल बचत हमारे पास हुई, वो भी समझना पड़ेगा। लेकिन ये भी सही है कि अगर हम 88% से ज़्यादा का पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करते हैं, और ख़ास तौर पर अभी ईरान का संकट और हुर्मुज का जो संकट हमने देखा, वहाँ तो आपूर्ति ही प्रभावित हो गई, आपूर्ति का ही संकट हो गया। ये तो भूल जाइए कि 88% लेंगे या 100% लेंगे या इथेनॉल कितना लेंगे या नहीं लेंगे, जब मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे। अगर हम हमारा मिक्स ठीक करते रहे, और दुनिया में हमने उदाहरण देख लिया कि अमेरिका में और ब्राज़ील में और दूसरे देशों में अगर इस तरीके से इथेनॉल के उपयोग वाला पेट्रोल चल रहा है, तो हमें ऐसी गाड़ियाँ चाहिए जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कॉम्पेटिबल हों, उसके लायक हों, और इस हिसाब से आने वाले समय में तकनीक से ऐसी गाड़ियाँ भी बननी ही चाहिए जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बावजूद अच्छा एवरेज और माइलेज दें। क्योंकि हिंदुस्तान में आदमी आमतौर पर, जो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको गाड़ी से मतलब है, बड़े ब्रांड से मतलब है, एवरेज से मतलब नहीं है, उस क्लास को, उस वर्ग को छोड़ दीजिए, तो व्यक्ति सबसे पहले यही पूछता है कि भाई कितना देती है, मतलब एवरेज कितना देती है, माइलेज कितना देती है। क्योंकि हर मध्यम और उच्च मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो दोपहिया से लेकर चौपहिया वाहन तक जो भी रखता हो, उसकी बड़ी चिंता यही होती है कि मुझे ईंधन पर कितना खर्च करना होगा। इनको ध्यान में रखकर ही इस पूरे इथेनॉल वाले E20 वाले मामले को समझना होगा। बात को समझने और समझाने का यह सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।